स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। आज हम वैद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम के बारे में देखने वाले हैं। उससे पहले आपको यह समझ लेना होगा कि जो क्षेत्रफल है यह एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा तल के लंबवत होती है। ठीक है क्या? मान लिया जाए ये कोई एक क्षेत्रफल है और इसकी दिशा, इस क्षेत्रफल की दिशा इस क्षेत्र के लंबवत होगी इस तरीके से। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसा है? एक सदिश राशि है और क्षेत्रफल का जो दिशा है वो उस तल के लंबवत होती है। ये क्षेत्रफल का दिशा है। अगर इधर वाला क्षेत्रफल लेते तो ये क्षेत्रफल की दिशा है लंबवत बाहर की ओर। अगर ये वाला क्षेत्र लेते लंबवत बाहर की ओर, ये क्षेत्र की दिशा होती है। चलिए देखिए, वैद्युत फ्लक्स जिसको हम फाई ई से दिखाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फाई 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 ई से दिखाते हैं। तो ये क्या होता है कि हमने जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ा है, किसी भी तल से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी तल से जो लंबवत निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए ध्यान से, किसी तल से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं के संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी तल से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लिया जाए ये क्षेत्र रेखा है, अगर हम इस तरीके से बनाए हैं जो कि समदूरस्थ है, मतलब ये एक समान क्षेत्र रेखा है। इस तरीके से क्षेत्र रेखा जा रहा है और हमने इस पर कोई सपोज रिंग रखा है इस तरीके से। अब देखिए, इसको समझिए, जो क्षेत्र रेखा है वो इस तरफ जा रहा है और हमने उसी के लंबवत ऐसे रिंग रखा है। अब ध्यान से देखिए, रिंग अगर इस अवस्था में है तो इससे लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या काफी अधिक होगी, लेकिन रिंग को मैं ऐसे कर दूं तो इससे लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी। रिंग को मैं ऐसे कर दूं तो इससे लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या में और कमी आएगी, और जब रिंग ऐसे हो जाएगी तो इससे लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी ही नहीं, शून्य हो जाएगी। समझ रहे हैं क्या? अभी इस समय रिंग ऐसे रखा है और क्षेत्र रेखाओं का दिशा ऐसे है, तो इससे क्या होगा कि लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी। इसी रिंग को मैं ऐसे कर दूं, कम हो जाएगी। इसी रिंग को ऐसे कर दूं और कम हो जाएगी। इस रिंग को ऐसे कर दूं, शून्य हो जाएगी। मतलब अब देखिए, ये है क्षेत्र रेखाओं का दिशा और पहला जो हम केस बनाए हैं, ठीक है क्या, पहला जो केस बना है, इसको समझने के लिए थोड़ा और हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। एक केस है जब रिंग को ऐसे रखा गया है, एक केस मान लेते हैं जब रिंग को हमने कुछ कोण पर रखा है। ठीक है क्या?
देखिए जब इसको ऐसे रखा है तो 4 रेखा जो है गुजर रही है, ऐसे रखा है 3 ही रेखा गुजर रही है, ऐसे रख जाते एक भी रेखा नहीं गुजरती। मतलब अगला केस हम इस तरीके से बना देते कि रिंग इस तरीके से रखी है, ठीक है क्या। चलिए, तो वैद्युत फ्लक्स है वो इस सूत्र से दिया जाता है। एक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा क्षेत्रफल, ठीक है क्या। अब E गुणा क्षेत्रफल को हम डेल्टा S मान ले रहे हैं। डेल्टा S इस रिंग का क्षेत्रफल है, तो फाई E का फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन हर बार ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कारण अगर हम इसमें देखें तो ये है E का दिशा और यही है क्षेत्रफल की दिशा, ठीक है क्या। पहले केस में इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से इस तरफ E जा रहा है और क्षेत्रफल का दिशा कैसे होता है, इस सतह के लंबवत। तो पहले वाले केस में थीटा का मान, कोण का मान 0 है। दूसरे वाले केस में देखिए ये है क्षेत्र की दिशा, जबकि ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जबकि ये है क्षेत्रफल की दिशा। तो यहाँ थीटा का कुछ न कुछ मान है, यहाँ थीटा का कुछ न कुछ मान है। देखिए दूसरे केस में इस तरीके से रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र तो सीधा जा रहा है, लेकिन क्षेत्र की दिशा इस सतह के लंबवत इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है क्या। हमारा परिभाषा क्या बोला है, किसी तल से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस समय जो क्षेत्र रेखा निकल रहा है, जब ऐसे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब ऐसे हुआ है तो क्षेत्र रेखा तो इस तरीके से निकल रहा है, इस सतह के लंबवत कहाँ हुआ, ठीक है क्या। देखिए हम क्या पढ़ें कि इस सतह से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, तो क्षेत्र तो इस तरीके से गुजर रहा है, तो इसके लंबवत गुजरने वाले को लेना है, तो E का घटक लेना पड़ेगा। इधर E का कौन सा घटक आएगा, E cos थीटा, ठीक है क्या। इस केस में देखिए ये है दिशा E का और ये है दिशा क्षेत्रफल का, तो यहां थीटा हो गया 90। देखिए इधर ऐसे रखे हैं, तो E का दिशा तो ये है जो इधर से इधर जा रहा है, और क्षेत्र का दिशा क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र का दिशा क्षेत्र के लंबवत, मतलब ये S का दिशा हो गया, E का दिशा हो गया, और ये क्या आ गया, थीटा। तो ये है जनरल केस, सामान्य केस। कोई भी कोण बना रहा है तब क्या होगा, तब फाई E को आप क्या लिखेंगे, E डेल S cos थीटा। देखिए सही में E क्या है, E cos थीटा हो जाएगा। तो ये है आपका वास्तविक फॉर्मूला, ठीक है क्या। पहला केस है ना, केस 1। तब हम देखेंगे कि थीटा बराबर क्या है, 0 है। थीटा बराबर क्या है, 0 है। तो cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1, और फाई E का मान आ जाएगा, इसको 1 रखेंगे तो E डेल S, तब ये अधिकतम आ रहा है, और होना भी चाहिए। इस तरीके से रखेंगे तो इनसे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, लंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी। दूसरा वाला केस में यही खुद आ जाएगा। विशेष स्थितियां देख रहे हैं, तो अब तीसरा वाला केस में आएंगे, केस 2। अगर थीटा हो जाए कितना, 90, ठीक है क्या। तो cos 90 ये होता है 0, ठीक है क्या। तो फाई E किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, मतलब न्यूनतम, ठीक है। इस केस में कोई भी क्षेत्र रेखा इससे लंबवत नहीं गुजर पाएगी, क्योंकि क्षेत्र रेखा तो ऐसे है और खुद क्षेत्र ऐसे है, ठीक है क्या।
तो इससे समांतर गुजरने वाली भले मिल जाएगी, इस क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली कोई रेखा नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये आपका जनरल केस होगा। थीटा क्या लिखेंगे, थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण। अब देखिए आपके बुक में जो लिखा होता है उससे किस तरीके से कंफ्यूजन होता है। इस केस में क्या बोला जाएगा कि क्षेत्रफल को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। यह है क्षेत्रफल और यह है वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। जब क्षेत्रफल को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तब थीटा का मान शून्य होता है। तो आप बोलोगे लंबवत रखा जाता है तो शून्य कैसे हुआ, ध्यान से सुनिए क्या बोला गया है। क्षेत्रफल को हमने क्या किया है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, लेकिन थीटा 0 कैसे हुआ, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और क्षेत्रफल की दिशा खुद क्षेत्रफल के लंबवत होता है, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, शून्य हो गया। तो जिस समय हम बोल रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है क्षेत्रफल को, ठीक है क्या, क्षेत्रफल को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, तब क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के साथ शून्य का एंगल बनाएगा, शून्य का कोण बनाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का दिशा खुद सतह के लंबवत होता है, ठीक है क्या। और जिस समय यह बोला जाए कि क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है, इसमें हमने समांतर रखा है, लेकिन कोण जो है वो 90 है, क्योंकि ये किसका दिशा है, ये दिशा है किसका, वैद्युत क्षेत्र का, और ये क्षेत्रफल का दिशा है, तो दोनों के बीच का कोण 90 है। क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखने पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का बीच का कोण कितना होता है, 90 होता है। क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण शून्य होता है, ठीक है क्या। तो ये है आपका वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी तल से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ये अधिकतम कब होगा, जब क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है और इस समय थीटा का मान शून्य है। ये न्यूनतम कब होगा, जब क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है और इस समय वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण 90 है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है, ठीक है क्या। इसी से संबंधित हम पढ़ने वाले हैं गॉस का नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा इकाई देख लेते हैं। चलिए देखिए कि अगर हम फाई ई का इकाई देखना चाहें, इकाई वैद्युत फ्लक्स का, तो ई का इकाई हम क्या पढ़ चुके हैं, देखिए क्या पढ़े थे, F बराबर क्यू ई, तो ई क्या पढ़े थे, F बराबर क्यू ई, तो ई का वैल्यू क्या पढ़े थे, F बराबर F बटे क्यू, ठीक है क्या। इसका इकाई था न्यूटन, इसका था कूलम, तो क्या था, न्यूटन पर कूलम, तो ई का न्यूटन बटे कूलम, क्षेत्रफल का मीटर वर्ग, तो आपका आंसर क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। एक और इकाई होता है फाई ई का, ये होता है ई का वोल्ट पर मीटर भी एक इकाई होता है, ठीक है। वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया, ये हम थोड़ा आगे कैपेसिटेंस में, है ना, संधारित्र में देखने वाले हैं, तब वहाँ याद दिला दूंगा। तो ई का एक और इकाई होता है वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट पर मीटर, और ये क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर का वर्ग, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो वोल्ट मीटर भी इसका एक इकाई होगा, वोल्ट मीटर भी इसका एक इकाई होगा, ठीक है क्या। तो इसके दोनों इकाई आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, ये
किसका इकाई होता है? वैद्युत फ्लक्स का इकाई होता है। ठीक है क्या? चलिए हम देखने वाले हैं अब गाउस प्रमेय। ठीक है क्या? गाउस प्रमेय क्या बोलता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा बद्ध किए आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। क्या कह रहा है देखिए, मान ले जाए फाई ई का फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं? ई डॉट डी एस कॉस थीटा, या इसी को आप ई इस तरीके से सदिश के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं अल्प अवयव के लिए लिखूं, अल्प अवयव के लिए, तो इसी को लिखूंगा डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, या तो इसको ऐसे लिख दूंगा, या तो इसको ई डी एस कॉस थीटा लिख दूंगा, डी फाई ई। इसी को मैं समाकलन के रूप में ऐसा लिखूंगा कि दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या लिखूंगा? ये समाकलन इधर भी होगा और इधर से क्या हो जाएगा? फाई ई हो जाएगा, ये कट जाएगा, हट जाएगा, तो ये क्या हो गया? इस तरीके से ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन क्या बोला है? बंद पृष्ठ को दिखाने के लिए इसको ऐसा कर देते हैं। ठीक है क्या? ये बंद को दिखा रहा है, ये पृष्ठ को दिखा रहा है, सरफेस। तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन ये बंद पृष्ठ को जरूर दिखाना है। आप यहाँ पर एस सरफेस सतह दिखाना चाहें दिखा दीजिए, नहीं दिखाना चाहें मत दिखा दीजिए, लेकिन ये बंद पृष्ठ को आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है क्या? तो ये हो गया फाई। और क्या बोला है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, ये है वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ द्वारा बद्ध किए गए, बंद किए गए, ठीक है, आवेश की 1/ε0 गुना के बराबर होता है। मतलब ये कुल मिला के ऐसे बोल रहा है कि फाई ई, जिसको हम ऐसे ई डी एस कॉस थीटा लिख रहे हैं, वो किसके बराबर है? Q/ε0। ठीक है क्या? क्या बोला है? उस बंद पृष्ठ द्वारा बद्ध किए गए, बद्ध करना मतलब उसको अपने अंदर रख लेना, बद्ध किए गए आवेश की, ठीक है, तो ये है आवेश और ये है 1/ε0 गुना आवेश। ठीक है, तो फाई ई यानी कि इंटीग्रल ई डी एस या ई डी एस कॉस थीटा, ये बराबर है Q/ε0 के। ये है गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। ठीक है क्या? अब गॉस थ्योरम का क्या करना है? निगमन करना है, साबित करना है कि गॉस ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। ठीक है क्या? तो देखिए आप चाहे गॉस लिखो चाहे गॉस लिखो, दोनों चलेगा। गॉस प्रमेय का निगमन। देखिए हम मान लेते हैं एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। ये कोई बंद पृष्ठ है, गोला है, जिसके अंदर Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है क्या? तो हमें साबित करना है क्या? कि ये जो गोला है ये बिल्कुल सही है।
मान लेते हैं कि ये जो हमने बंद पृष्ठ माना है उसका त्रिज्या जो है वो कैसा है, r है। और समझने के लिए यहाँ पर एक अल्प अवयव ले रहे हैं, अल्प अवयव मतलब ds ले रहे हैं, छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, ठीक है क्या, छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं। अब इस क्षेत्रफल में देखें हम, तो इस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा होगा ds का, क्षेत्रफल का दिशा हमेशा उसके लंबवत होता है। और जो ये आवेश है धनात्मक, इससे हमेशा वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाती है। हमने पढ़ा है बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उस आवेश से लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यही दिशा क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा। अगर दोनों सेम दिशा में हैं तो इसको देख के पता चलता है कि थीटा बराबर 0 है। अब हम लगाते हैं कि फाई ई किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब हमने इसको फाई ई बराबर क्या लिख दिया, किसके बराबर, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है, तो फाई ई किसके बराबर आ गया, ई और डी एस कॉस थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है क्या। यहाँ से फाई ई बराबर ई बाहर आ गया क्योंकि कैसा राशि है ये, नियत राशि है, और ये आ गया ds। अब देखिए ई बराबर हम पढ़ चुके हैं कि ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r का वर्ग। ई बराबर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। दूसरा हम पढ़ चुके हैं कि, अच्छा इसको देख लो पहले, ये बंद ds का क्या मतलब है, ठीक है। अगर समाकलन करूंगा इस ds को तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा गोले का, तो इसको क्या लिखूंगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है क्या। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 4 पाई r का वर्ग, ठीक है क्या, 4 पाई r का वर्ग इस पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इस पूरे मान को, इसको समीकरण 2 मान लो, 2 का मान 1 में रखने पर, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, फाई ई बराबर ई का मान रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r का वर्ग, और यहाँ क्या है 4 पाई r का वर्ग। तो देखिए 4 पाई r का वर्ग, 4 पाई r का वर्ग, q बटे एप्सिलॉन नॉट बचा, q बटे एप्सिलॉन नॉट बचा, और यही हमको साबित करना था, ठीक है क्या, यही हमको साबित करना था ये कि फाई किसके बराबर होता है, q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है क्या। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गाउस प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए कि यदि एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य है तो उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश भी शून्य होगा, ठीक है। गाउस प्रमेय की सहायता से क्या सिद्ध करना है कि अगर किसी पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझने के लिए हम किसी भी एक बेलन ले रहे हैं और ये बेलन किसी वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, ये बेलन किसी वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, ठीक है क्या, ऐसे वैद्युत क्षेत्र ई में ये रखा हुआ है। इस बेलन में 3 क्षेत्रफल हैं जिनको अलग अलग हम ले रहे हैं। एक इसको मान लेते हैं हम S1 जो इस तरफ है, इसको मान ले रहे हैं S2, और ये जो वक्र है इसको मान ले रहे हैं हम S3। 3 क्षेत्र है, ठीक है क्या। मान लेते हैं कि ये बेलन है, ये बेलन है, ठीक है। तो एक S1 ये वाला क्षेत्र है, S2 ये वाला क्षेत्र है, और ये जो वक्र वाला है ये S3 है,
ठीक है क्या? तो देखिए, क्षेत्र की दिशा हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होती है। क्षेत्र की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है। तो पहले वाला में क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, ये हो गया डेल एस या डी एस का दिशा, क्षेत्रफल का दिशा बाहर की ओर। दूसरा में देखें तो इस तरफ बाहर की ओर, तो ये डी एस का दिशा हो गया। तीसरा में देखें S3 में, तो कहीं पर भी क्षेत्र लो ये लंबवत होगी इस तरीके से, कहीं पर भी लो इस तरीके से ये भी लंबवत ही होगी। तो यहां पर कैसा हो गया क्षेत्रफल का दिशा ds। अब देखिए E के दिशा से इनका मिलान कीजिए। यहां पर E का दिशा ऐसे होगा, यहां पर E का दिशा ऐसे होगा और यहां पर E का दिशा ऐसे होगा। तो तीनों केस में देखिए, यहाँ थीटा बराबर 0, यहाँ थीटा बराबर 90 और यहाँ थीटा बराबर 180। ठीक है क्या? ठीक है। तो यहाँ थीटा कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि दोनों का दिशा एक जैसे हो गया। यहाँ थीटा कैसे हो गया? 90 हो गया। ये क्षेत्र की दिशा, ये ई की दिशा, ई की दिशा तो हर जगह ऐसे है। अब यहाँ ये हो गया क्षेत्र की दिशा, ये हो गया ई की दिशा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, मतलब दोनों के बीच का कोण 180 है। ठीक है क्या? अब गाउस प्रमेय लगाते हैं। देखिए क्या बोलता है कि कुल जो वैद्युत फ्लक्स है, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो क्या कहेंगे? कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर वैद्युत फ्लक्स सतह 1 से प्लस वैद्युत फ्लक्स सतह 2 से प्लस वैद्युत फ्लक्स सतह 3 से। कुल वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा? सतह 1, 2 और 3 से गुजरने वाली। ठीक है क्या? अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो देखिए ई डी एस कॉस थीटा सतह 1 के लिए प्लस ई डी एस कॉस थीटा सतह 2 के लिए प्लस ई डी एस कॉस थीटा सतह 3 के लिए। पहला सतह में 180 है। ठीक है क्या? पहला सतह में कितना है? 180 है। 180 है तो ये क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस 180 प्लस ई डी एस सतह 2 थीटा 0 कॉस 0 प्लस ई डी एस कॉस, ये कौन सा है? सतह 3 कॉस 90। ठीक है। अब देखिए कॉस 180 -1 होता है, तो ये क्या हो गया? माइनस ई डी एस प्लस कॉस 0 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? ई डी एस प्लस कॉस 90 0 होता है, तो ये हो गया 0। ठीक है क्या? तो ये क्या हो गया? माइनस ई डी एस प्लस ई डी एस, दोनों खत्म हो जाएंगे और फाइनल क्या आ गया? 0 आ गया। तो कुल जो फ्लक्स है वो क्या हो गया? 0 है। तो देखिए फाई बराबर हम क्या लिखते हैं? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। कुल फ्लक्स हमारा कितना आया है? फाई ई कितना आया है हमारा? कुल 0 के बराबर, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजे तो इसके हमको क्या पता चला? Q बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है क्या? तो यही हमको सिद्ध करना था कि गाउस प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए कि अगर एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स 0 है तो उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश भी 0 होगा। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स अगर 0 है तो आवेश भी 0 होगा। ठीक है क्या? आगे देखिए, गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन या कूलाम के नियम का स्थापना। कूलाम ने क्या बोला था? बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का वर्ग। ठीक है, उसी की स्थापना करना है। तो हमने एक आवेश ले लिया Q,
और इसे किसी गोले में बंद कर दिया। ठीक है क्या, किसी गोले में बंद कर दिया। देखिए उससे पहले मैं आपका गॉसियन सरफेस के बारे में या गॉसियन सतह के बारे में बता देता हूं। किसी आवेश को देखो क्या बोलता है, गॉस का नियम क्या बोलता है कि किसी भी सतह से गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, जो कि फ्लक्स है, वो किसके बराबर होता है, उस क्षेत्र द्वारा, उस क्षेत्रफल द्वारा या उस सतह द्वारा घेरे गए आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। मान ले जाए उस आवेश को कुछ घेरा ही नहीं गया है तो, क्योंकि ये तो घेरे गए आवेश के लिए लागू होता है गॉस का नियम, तब क्या करते हैं हम उस आवेश को घेरने के लिए, चारों तरफ से बंद करने के लिए एक सतह की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन सतह कहते हैं। किसी आवेश को बंद करने के लिए, किसी आवेश को बद्ध करने के लिए जो सतह का कल्पना करते हैं उसे गॉसियन सतह कहते हैं। कल्पना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि गॉस का प्रमेय कहता है कि वो आवेश किसी सतह से बंद होना चाहिए, अगर नहीं है तो कल्पना करेंगे ताकि इसके प्रमेय को हम लगा सकें, उपयोग में ला सकें। तो मान ले जाए Q आवेश है, इसको हम बंद करने के लिए एक गोला का उपयोग किए हैं, तो यही हमारे लिए गॉसियन सतह हो जाएगा। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, गॉसियन सतह हो जाएगा। इसकी त्रिज्या सपोज r है, हमने एक अल्प अवयव लिया जिसका दिशा सतह के लंबवत ds, ये धनात्मक Q है, तो इससे क्षेत्र जो है लंबवत बाहर निकलेगी, तो यहाँ पर E का दिशा भी यही हो गया, यानी कि थीटा बराबर 0 हो गया। अब गाउस प्रमेय की सहायता से, तो गाउस प्रमेय क्या बोलता है, फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही गाउस बोलता है। ठीक है क्या, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर निकाल दिए। अच्छा, यहाँ पर थीटा कितना है, 0 है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या हुआ ई, और ये बच गया ds, और इधर हो गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे, ये 4 पाई r का वर्ग के बराबर होता है, जो कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्र के फल के बराबर होगा। इसको रख दिए तो e 4 पाई r का वर्ग q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो e किसके बराबर आ गया, देखिए इसको इधर भेज दिए, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का वर्ग। ये तो हम पहले पढ़ चुके थे, जिसको ऐसे लिखे थे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r का वर्ग, यही आपका विद्युत क्षेत्र आया है। ठीक है क्या, अब देखिए हमने क्या रिलेशन पढ़ा है कि बल में ये Q E के बराबर होता है, तो Q हम पहले से ले लिए हैं, तो यहाँ पर Q नॉट लिख देते हैं, बल बराबर Q E के बराबर पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर E का मान रख देते हैं, E का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R का वर्ग, ये आ गया बल। और यही कुलाम ने कहा था, कुलाम ने क्या कहा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का वर्ग। देखिए यही आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R का वर्ग। तो हमने गाउस प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम का क्या कर दिया है, स्थापना कर दिया है। ठीक है क्या।